भारत की सबसे खतरनाक और सम्मानित स्पेशल फोर्सेस यूनिट 9 पैरा एसएफ कमांडो, जिसे शेरदिल बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, का माहौल हमेशा की तरह तनाव और अनुशासन से भरा हुआ था। उस बटालियन के केंद्र में थी मेजर प्रिया शर्मा। धूल और धुएं से भरे काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग ग्राउंड में वह अपनी टैवोर TAR-21 असॉल्ट राइफल को थामे बिना किसी हरकत के अगले आदेश का इंतजार कर रही थी। धूप से सांवली हुई त्वचा, तेम आंखें और छोटे कटे हुए बाल उन्हें एक महबूब छवि देते थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी कोमलता और करिश्मा छिपा था जिसे कोई आसानी से चुनौती नहीं दे सकता था। वह अपनी यूनिट की एकमात्र वरिष्ठ महिला अधिकारी थीं और अपनी काबिलियत और नेतृत्व के लिए बटालियन के जवानों का पूरा विश्वास और सम्मान रखती थीं। हिंदा किंवदंती, स्टील लेडी, ये सभी शब्द उनकी महबूती का प्रतीक थे, लेकिन उस फौलादी औरत के दिल में भी एक गहरा खख्म था। 5 साल पहले एक बरसात की रात में हुए सड़क हादसे में उन्होंने अपनी भाई बहन स्नेहा को खो दिया था। स्नेहा का स्वभाव शांत और प्यार भरा था और प्रिया के लिए वह एक मां की तरह थी। अपनी बहन की मुस्कान और उसकी उन आवाज़ आज भी उनकी यादों में तारा थी और कभी कभी यह यादें उन्हें बहुत अकेला महसूस कराती थीं। और बहन की एकमात्र निशानी थी उसका बेटा रोहन। एकमात्र की बात कर रहे हैं। बहन और जीजाजी के गुजर जाने के बाद रोहन ही प्रिया के जीने का एक नया कारण और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया था। रोहन अपनी मां के विपरीत, या शायद अपनी मां की तरह ही, बहुत ज्यादा अंतर्मुखी और संवेदनशील था। वह एक छोटा सा किया भी नहीं मार पाता था और अजनबियों के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता था। जब ऐसा रोहन 20 साल का हुआ और उसे सेना में भर्ती का बुलावा आया तो प्रिया का दिल चिंता और घबराहट से भर गया। क्या वह नाजुक लड़का सेना की कठोर जिंदगी को झेल पाएगा? यह ऐसा था जैसे किसी नन्हे पक्षी को तूफान में धकेल दिया गया हो। भर्ती से एक रात पहले प्रिया रोहन के कमरे में गई। रोहन घबराए हुए चेहरे के साथ अपना सामान पैक कर रहा था और उसके छोटे कंधे प्रिया को बहुत बेबस लग रहे थे। रोहन, प्रिया ने कहा, वहां जाकर बहुत अच्छा करने की कोशिश मत करना। बस खुद को चोट मत पहुंचाना, बीमार मत पड़ना और स्वस्थ रहना। तुम्हारी मौसी के लिए बस इतना ही काफी है। उनकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन आंखों में नमी तैर रही थी। मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं सब ठीक से करूंगा। रोहन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उन्हें यकीन दिलाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने बस चुपचाप उसे गले लगा लिया। बहन की छोड़ी हुई इस अमानत को संभालने का वादा एक भारी बोझ की तरह उनके कंधों पर था। जिस दिन रोहन ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हुआ, प्रिया बटालियन के एक जरूरी मिशन की वजह से उसे विदा भी नहीं कर सकी। दूर से अपने पोते को जाते देख रहे रोहन के दादा दादी के सामने उन्हें बहुत अपराधबोध महसूस हो रहा था और अकेले रह गए भतीजे की चिंता लहरों की तरह उनके मन में उठ रही थी। वह कर लेगा, आखिर मेरा भतीजा है, वह खुद को दिलासा दे रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में छिपी चिंता दूर नहीं हो रही थी। ट्रेनिंग पूरी करने और यूनिट में पोस्टिंग मिलने के बाद रोहन कभी कभी फोन करता था। छोटी सी बातचीत में वह हमेशा दोहराता, मैं ठीक हूं मौसी, मैं यहां अच्छा कर रहा हूं। प्रिया उम्मीद करती कि यह सच हो, लेकिन उसकी आवाज में छिपी उदासी हर बार उनके दिल में चुभ जाती थी। क्या कोई मुश्किल है? उनके एक फौजी के अंतर्ज्ञान ने खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी थी। रोहन को अपनी यूनिट में पोस्टिंग मिले 2 महीने हो गए थे। उसकी तैनाती उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों में स्थित एक इन्फेंट्री डिवीजन में थी। प्रिया ने अपने व्यस्त ट्रेनिंग शेड्यूल से मुश्किल से छुट्टी निकाली और रोहन से पहली बार मिलने की तैयारी की। अपने भतीजे के पसंदीदा पकवानों से भरा बैग लेकर वह सुबह सुबह घर से निकली। उनका दिल उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह रोहन की यूनिट के विजिटर्स रूम में पहुंची। तय समय पर दूर से सेना की वर्दी में रोहन आता हुआ दिखाई दिया। प्रिया ने खुशी से हाथ हिलाया, लेकिन जैसे ही रोहन पास आया उनका दिल डूब गया। उसका चेहरा एक नजर में ही कमजोर लग रहा था, कंधे झुके हुए थे और सबसे ज्यादा जिसने उनका ध्यान खींचा वह थी रोहन की बाईं आंख के नीचे का गहरा नीला चोट का निशान। उसके होंठ भी हल्के सूजे हुए लग रहे थे। रोहन, प्रिया ने अनजाने में ही ऊंची आवाज में उसे पुकारा। रोहन ने अपनी मौसी को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे अभी टूट जाएगी। मौसी, आप कैसे आ गईं?
आप तो बहुत व्यस्त रहती हैं। रोहन की आवाज किसी फुसफुसाहट की तरह धीमी थी। अपने भतीजे से मिलने आने के लिए व्यस्तता कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यह तुम्हारे चेहरे पर क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है? प्रिया ने रोहन के चेहरे को करीब से देखते हुए शांत लेकिन महबूत आवाज में पूछा। उनकी आंखों में अब सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि एक जासूस जैसी तैनी थी। अरे, यह तो बस ट्रेनिंग में थोड़ी सी लग गई। कॉम्बैट ड्रिल के दौरान गिर गया था। सच में कुछ नहीं है मौसी। रोहन ने जल्दी से सिर झुकाकर अपनी नजरें चुरा ली। उसकी उंगलियां घबराहट में अपनी वर्दी के धागे खींच रही थीं। प्रिया चुपचाप रोहन को देखती रही। उनके सालों के अनुभव, जिसमें उन्होंने अनगिनत धोखे और झूठ पखे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि यह झूठ है। ट्रेनिंग की चोट के हिसाब से निशान का आकार और जगह बहुत अप्राकृतिक थे। यह सांप था कि किसी ने उसे मारा है। गिरने से लगी चोट ऐसी नहीं दिखती। रोहन, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? प्रिया ने फिर से नरम आवाज में पूछा, लेकिन उस आवाज में एक दृढ़ता थी। लेकिन रोहन अपने होंठ भींचे खसा रहा और उसने सिर नहीं उठाया। उसकी आंखों में आंसू देखकर प्रिया को लगा कि और सवाल पूछने से उस पर और दबाव पड़ेगा। ठीक है, पहले यह खा लो जो मैं लाई हूं, तुम्हारी पसंदीदा पनीर बटर मसाला और लच्छा परांठा। प्रिया ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए खाना मेज पर रख दिया, लेकिन उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। किसकी हिम्मत हुई मेरे भतीजे को छूने की? अगर यह हादसा नहीं है तो यह सीधा सीधा हमला है। खाने के दौरान भी रोहन लगभग चुप रहा। प्रिया के सवालों का वह या तो एक शब्द में जवाब देता या एक अजीब सी मुस्कान के साथ बात टाल देता। उसने अपनी पसंदीदा सब्जी भी कुछ ही निवाले खाई। प्रिया ने अपने भतीजे की इस हालत में गहरी निराशा और डर को पाचार लिया था। लड़का किसी चीन से बुरी तरह दबा हुआ था। मिलने का समय समाप्त हुआ और रोहन वापस जाने के लिए उठा। उसकी पीठ ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी गिर पड़ेगा। रोहन, प्रिया ने जाते हुए भतीजे को फिर से पुकारा। अगर कोई भी बात हो, कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है तो अपनी मौसी को जरूर बताना, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोहन ने बिना कुछ कहे बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें घबराहट से कांप रही थीं। यूनिट से वापस अपनी कार में लौटते समय प्रिया का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। भतीजे के चेहरे पर छाया डर और दर्द के निशान जो वह छिपाने की कोशिश कर रहा था, उनके दिमाग से नहीं निकल रहे थे। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश की। जल्दबाजी में उठाया गया कदम हालात को और बिगाड़ सकता था। इस समय उन्हें सटीक जानकारी, ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला और अपनी बहन के बेटे की रक्षा के लिए फौलादी इरादे की जरूरत थी। मैं पता लगा कर रहूंगी, और जिसने भी मेरे भतीजे की यह हालत की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अंधेरे में उनकी आंखें ठंडी आग की तरह चमक रही थीं, दरार पड़ चुकी थीं, और यह शांत लहरें एक बेतूहान का संकेत दे रही थीं। अपनी यूनिट में वापस आकर मेजर प्रिया शर्मा का पहला कदम शांत और गोपनीय था। उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर सेना के उन सभी संपर्कों की सूची की समीक्षा शुरू कर दी जिन्हें वह जानती थीं, चाहे वे साथ काम कर चुके हों या किसी ट्रेनिंग के दौरान मिले हों। आर्मी हेडक्वार्टर के विजिलेंस डिपार्टमेंट में कर्नल खन्ना, स्पेशल फोर्सेस का एक पुराना साथी जो अब एक डिवीजन में मिलिट्री पुलिस का प्रमुख था, और यहां तक कि आर्मी हॉस्पिटल में एक मनोचिकित्सक के रूप में काम करने वाला एक जूनियर भी सेना में इतने सालों में बनाया गया। उनका नेटवर्क मक्की के जाले की तरह दूर दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने सबसे भरोसेमंद कुछ लोगों से संपर्क किया और इसे एक निजी अनुरोध बताया। उन्होंने उनसे रोहन वर्मा, जो कि एक सिपाही था, की यूनिट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का अनुरोध किया, जितना हो सके स्वाभाविक और अनौपचारिक रूप से। इस बात पर कि 9 पैरा एसएफ की मेजर प्रिया शर्मा खुद एक निजी मदद मांग रही हैं, लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन उनकी गंभीर और हताश आवाज से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मामला गंभीर है। मेजर साहिबा, बहुत दिनों बाद क्या हुआ? एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर मेजर राठौर की आवाज में हैरानी थी। मेजर साहब, बात यह है कि मेरा भतीजा अभी एक फ्रंटलाइन डिवीजन में है और मुझे लगता है कि वह कुछ मुश्किल में है। क्या आप उस यूनिट के अंदरूनी मामलों के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? बहुत ही गोपनीय तरीके से प्रिया ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए पेशेवर लहजे में कहा। आपका भतीजा है तो ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि आजकल ऐसे मामलों में पड़ना कितना जोखिम भरा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी को शक न हो, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा।
मेजर राठौर ने सावधानी बरतते हुए भी उनकी मदद करने से इनकार नहीं किया। वह प्रिया शर्मा के नाम का वर्णन और पुराने एहसानों को याद रखे हुए था। जानकारी धीरे धीरे टुकड़ों में आने लगी। रोहन की कंपनी में हाल ही में नए रंगरूटों की भर्ती हुई थी और इस वजह से अनुशासन थोड़ा ढीला पड़ गया था। कुछ सीनियर सैनिकों के बुरे बर्ताव के बारे में दबी छुपी शिकायतें थीं, लेकिन अब तक कोई गंभीर घटना सामने नहीं आई थी। यह शांत पानी के नीचे छिपी किसी बजी चीज की तरह था। केवल बेचैनी के संकेत मिल रहे थे। प्रिया देर रात तक ऑफिस में बैठकर मिली हुई जानकारियों का विश्लेषण करती रहीं। वह एक जटिल पहेली की तरह इन टुक्कों को जोड़ने और छिपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश कर रही थीं। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि रोहन की चोट के पीछे एक विशेष व्यक्ति का हाथ है। यह सिर्फ यूनिट में एडजस्ट न कर पाने या कोई आकस्मिक घटना का मामला नहीं था। तभी आर्मी हेडक्वार्टर से कर्नल खन्ना का फोन आया। मेजर, जिस यूनिट के बारे में आपने पूछा था, वहां से हाल ही में सैनिकों के बीच कुछ गुमनाम शिकायतें आई हैं। ज्यादातर तो रोजमर्रा की शिकायतें हैं, लेकिन एक सैनिक का नाम बार बार आ रहा है। कौन है वह? प्रिया की आवाज में तनाव था। लांस नायक विक्रम सिंह। पहले भी मारपीट और दुर्व्यवहार के कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वह हल्की फुल्की सा के साथ बच निकला। मुझे और जानकारी निकालनी होगी, मारपीट फुल्की पुरु तखानी होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। विक्रम सिंह, यह नाम प्रिया के दिमाग में छप गया। आखिर एक सुराग मिल ही गया था। उन्होंने तुरंत मेजर राठौर से संपर्क करके विक्रम सिंह के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध किया और कुछ ही समय बाद उनके हाथ में विक्रम की सर्विस रिकॉर्ड की एक कॉपी और उसके पिछले कामों की एक संक्षिप्त रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते प्रिया की त्योरियां चौंट गईं। 20 साल की उम्र से ही वह एक स्थानीय बाहुबली का गुर्गा था। कई हिंसक मामलों में शामिल रहा, लेकिन या तो नाबालिग होने की वजह से या सबूतों के अभाव में बच निकला। सेना में आने के बाद भी उसकी हिंसक प्रवृत्ति कम नहीं हुई। ट्रेनिंग के समय से ही वह अपने साथियों को धमकाता रहा और यूनिट में आने के बाद उसने जूनियर सैनिकों पर अत्याचार करना जारी रखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बुरे काम हमेशा अंदर ही अंदर दबा दिए जाते थे या उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे बचा रहा हो। इस जैसा कचरा सेना में कैसे काम कर सकता है, और वह भी मेरे भतीजे के बैरक में। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन प्रिया ने खुद को शांत रखने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच ली। नाखूनों की चुभन ने उनके दिमाग को और तेम कर दिया। विक्रम सिंह वही था जिसने रोहन के चेहरे पर निशान बनाए थे और उनके नाछुक भतीजे की आत्मा पर गहरे घाव दिए थे। प्रिया ने मेज पर रखी अपनी बहन और छोटे रोहन की तस्वीर को देखा। तस्वीर में मुस्कुराती हुई बहन के चेहरे पर उन्हें रोहन का डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उनकी आंखें ठंडी हो गईं। अब और इंतजार करने का समय नहीं था। कानून और प्रक्रिया का इंतजार करने का मतलब था रोहन को और दर्द सहने देना। उन्हें इस समस्या को अपने तरीके से हल करना था, भले ही इसके लिए उन्हें एक सैनिक के रूप में अपनी सीमाएं लांघनी पड़ते। उन्होंने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के सदस्यों से संपर्क किया। 9 पैरा एसएफ में वे लोग थे जिन्होंने उनके साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया था। स्नाइपर टीम का इक्का कैप्टन अर्जुन खन्ना, विध्वंस और घुसपैठ का विशेषज्ञ सूबेदार बलविंदर बल्ली सिंह और यूनिट की सबसे अच्छी सूचना विश्लेषक और हैकर कैप्टन अंजलि मेनन। वे प्रिया के बुलावे पर बिना किसी हिचकिचाहट के उनके इस गुप्त मिशन में शामिल होने के लिए तैयार थे। अदृश्य मक्की का जाला अब अपने शिकार की ओर धीरे धीरे कस रहा था। देर रात यूनिट के सबसे सुनसान कोने में बने 9 पैरा एसएफ के अनौपचारिक मनोरंजन कक्ष में 4 साए इकट्ठे हुए। मेजर प्रिया शर्मा, कैप्टन अर्जुन खन्ना, सूबेदार बल्ली सिंह और कैप्टन अंजलि मेनन। खिड़कियों पर मोटे पर्दे थे और मेज पर रखा एक छोटा सा लैंप ही उनके चेहरों को रोशन कर रहा था। सबसे पहले कैप्टन अर्जुन खन्ना ने बोलना शुरू किया। मैम, आपने हमें इस वक्त बुलाया है, इसका मतलब है कि मामला साधारण नहीं है। आपका चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा। प्रिया ने विक्रम सिंह की फाइलें और रिपोर्ट में इस पर फैला दी। उन्होंने धीमी आवाज में अपने भतीजे रोहन के साथ हुई घटना और विक्रम सिंह के बारे में सब कुछ बताया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दबा हुआ गुस्सा और दुख सा झलक रहा था। कहानी सुनते सुनते अर्जुन की त्योरियां चढ़ गईं और सूबेदार बल्ली के मुंह से एक गाली निकली। वह गुस्सैल लेकिन वफादार आदमी था।
ऐसे कमीने ने एक शरीफ लाचके की यह हालत कर दी और चैन की नींद सो रहा है। मैम, हुक्म दीजिए। बल्ली ने लगभग मैं पर मुक्का मार ही दिया था। कैप्टन अंजलि मेनन चुपचाप फाइलों को देख रही थीं। विक्रम के पिछले रिकॉर्ड को देखकर उनकी आंखें भी ठंडी हो गईं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो यह आदतन अपराधी है और इसका गैंग कनेक्शन भी है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा आदमी सामान्य यूनिट में बिना निगरानी के कैसे रह रहा है। प्रिया ने अपने साथियों की प्रतिक्रिया देखी और कहा, आधिकारिक प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसे सजा मिलती भी है तो उस प्रक्रिया में रोहन को बहुत कुछ सहना पड़ेगा और विक्रम जैसा आदमी या तो बच निकलेगा या उसे हल्की सजा मिलेगी। उसके बाद उसका बदला लेने का डर मैं सोच भी नहीं सकती। उनकी आवाज एक पल के लिए कांप गई। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह कोई आदेश नहीं है, यह एक निजी अनुरोध है। अगर कुछ भी गलत होता है तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम लोगों पर कोई आंच ना आए। कमरे में भारी खामोशी छा गई। वे जो करने जा रहे थे वह सेना के कानून का सीधा उल्लंघन था। पकड़े जाने पर न केवल उनकी वर्दी छिन सकती थी बल्कि उन्हें जेल भी हो सकती थी। लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह दृढ़ संकल्प था। वे मेजर प्रिया शर्मा पर विश्वास करते थे और वे उनके दर्द को महसूस कर सकते थे। कैप्टन अर्जुन ने सबसे पहले कहा, मैम, हम एक टीम है। आपका दर्द हमारा दर्द है। चाहे यह आदेश हो या अनुरोध, हम आपके साथ अंत तक रहेंगे। सूबेदार बल्ली ने भी मुट्ठी भींचकर कहा, बिल्कुल। उस जैसे किए को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। हम आपके भतीजे को और दर्द नहीं सहने दे सकते। जो भी खतरा होगा हम उठाएंगे। कैप्टन अंजलि ने चुपचाप सिर हिलाया और अपना लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें विक्रम सिंह के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उसकी छुट्टियों की तारीखें, उसके घूमने की जगहें और अगर कोई उसे बचा रहा है तो उसका भी पता लगाना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अपने साथियों का यह विश्वास देखकर प्रिया की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्रिया, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उस रात अंधेरे कमरे में उन 4 स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों ने खामोशी में एक दूसरे के इरादों को मजबूत किया। उनका लक्ष्य एक था, विक्रम सिंह नामक बुराई को खत्म करना और एक घायल आत्मा को बचाना। और इसके लिए अगर उन्हें खुद और गहरे अंधेरे में उतरना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन शैडो हंट की शुरुआत हो चुकी थी। कैप्टन अंजलि मेनन की क्षमता कल्पना से परे थी। उन्होंने कुछ ही दिनों में विक्रम सिंह के अतीत और वर्तमान को खंगाल कर रख दिया। विक्रम सिंह, उम्र 21 साल, स्कूल छोड़ने के बाद एक स्थानीय बाहुबली के लिए काम करने लगा। अवैध वसूली और मारपीट के कई मामलों में शामिल रहा, लेकिन हर बार बच निकला। वह कमजोरों पर जुल्म ढाता है और ताकतवरों से डरता है। अंजलि ने लैपटॉप पर जानकारी दिखाते हुए बताया, वह सेना में अपने बाहुबली बॉस से झगड़ा होने के बाद भागा था, लेकिन यहां भी उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। कई बार उस पर गंभीर के आरोप लगे, लेकिन हर बार उसकी कंपनी का कैप्टन वर्मा उसे बचा लेता था। कैप्टन अर्जुन ने कहा, कैप्टन वर्मा तो वही है ना जो अपनी प्रमोशन के लिए यूनिट के सारे केस दबा रहा है? हाँ, अंजलि ने कहा। संभव है कि कैप्टन वर्मा विक्रम का इस्तेमाल दूसरे प्रॉब्लमैटिक सैनिकों को काबू में रखने के लिए करता हो। विक्रम को कैप्टन वर्मा की ढाल मिली हुई है और वह और भी निडर होकर अपने बुरे काम कर रहा है। यह सुनकर प्रिया का चेहरा और सख्त हो गया। यह सिर्फ एक बुरे सैनिक का मामला नहीं था, यह सेना के सिस्टम की खामी और एक स्वार्थी अफसर की मिलीभगत का नतीजा था। विक्रम की अगली छुट्टी 10 दिन बाद है, 3 रात 4 दिन के लिए, अंजलि ने आगे बताया। वह दिल्ली के करोल बाग के एक क्लब में अपने पुराने साथियों से मिलने वाला है। अब लक्ष्य स्पष्ट था, समय था 10 दिन। इसी के अंदर सारी तैयारी करनी थी। प्रिया की टीम ने ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू कर दी। विक्रम को सिखाने के लिए सही जगह, समय और तरीका और हर किसी की भूमिका तय की गई। प्रिया ने रातों रात जागकर योजना को बार बार परखा। यह सिर्फ एक गुंडे को सजा देने से कहीं ज्यादा था। यह उनके भतीजे रोहन की बाकी की जिंदगी और उनके अपने साथियों के भविष्य का सवाल था। इसे हर हाल में सफल होना ही होगा। उन्होंने अपनी बहन की तस्वीर को देखते हुए खुद से वादा किया। इस बीच रोहन का कोई फोन नहीं आया। प्रिया ने भी जानबूझकर उसे फोन नहीं किया, इस डर से कि कहीं उनकी किसी हरकत से रोहन पर कोई और मुसीबत ना आ जाए। लेकिन हर रात सोने से पहले वह रोहन की सलामती के लिए प्रार्थना करती।
उनके फौलादी दिल के किसी कोने में अभी भी गर्म खून बह रहा था। डी डे से एक दिन पहले तनाव चरम पर था। मेजर प्रिया शर्मा शूटिंग रेंज में अकेली खाई थीं। उन्होंने अपनी एसवीडी स्नाइपर राइफल उठाई और 700 मीटर दूर के लक्ष्य पर निशाना साधा। धाय, गोली सीधे लक्ष्य के केंद्र में लगी। वह एक के बाद एक गोली चलाती रहीं जैसे कोई मशीन हो। पसीना बह रहा था, लेकिन उनकी आंखें ठंडी और स्थिर थीं। शूटिंग उनके लिए एक तरह का ध्यान था, लेकिन आज लक्ष्य पर उन्हें अपनी बहन और रोहन के चेहरे दिख रहे थे। दीदी, क्या मैं यह कर पाऊंगी? क्या मैं रोहन की रक्षा कर पाऊंगी? उन्होंने मन ही मन पूछा। उन्हें अपनी बहन की कही एक बात याद आई। प्रिया, तुम बहुत महबूत हो, लेकिन असली महबूती टूटना नहीं, बल्कि टूटकर फिर से खड़े हो जाना है। और अपने दिल की कोमलता को कभी मत खोना। उस आवाज़ ने उन्हें हिम्मत दी। वह यह सिर बदले के लिए नहीं कर रही थीं। वह अपने भतीजे को बचाने के लिए कर रही थीं, ताकि ऐसा दोबारा किसी के साथ न हो। उसी समय कैप्टन अर्जुन अपने कमरे में अपनी राइफल साज कर रहे थे। सूबेदार बल्ली जिम में सैंडबैग पर मुक्के बरसा रहे थे। उनका हर मुक्का विक्रम सिंह के चेहरे पर पौ रहा था। और कैप्टन अंजलि अपने लैपटॉप पर आखिरी बार सारे सिस्टम्स की जांच कर रही थी। कल उन्हें अंधेरे में उतरना था, और नतीजा चाहे जो भी हो, वे सब साथ थे। डी डे की सुबह अंधेरा छंटने से पहले ही प्रिया और उनकी टीम तैयार थी। अंजलि बेस में रहकर संचार और सूचना का इम्मा संभाल रही थी, जबकि प्रिया, अर्जुन और बल्ली अलग अलग गाड़ियों में विक्रम के यूनिट गेट के पास पहुंचे। दोपहर 1:45 बजे विक्रम सिंह गेट से बाहर निकला। उसके चेहरे पर छुट्टी की खुशी थी, लेकिन प्रिया की टीम के लिए वह सिर्फ एक शिकार था। लक्ष्य गेट से बाहर टैक्सी में बैठा करोल बाग की ओर जा रहा है। अंजलि की आवाज ईयरफोन में गूंजी। प्रिया की टीम ने दूरी बनाए रखते हुए टैक्सी का पीछा किया। शाम को विक्रम करोल बाग के एक भी भां वाले क्लब में घुस गया। लक्ष्य क्लब में दाखिल अपने पुराने साथियों के साथ है, अंजलि ने रिपोर्ट दी। अर्जुन और बल्ली ने क्लब के आसपास अपनी पोजीशन ले ली। प्रिया कार में बैठकर इंतजार करने लगी। घंटे बीतते गए। आधी रात के बाद लगभग 1:30 बजे नशे में धुत विक्रम अपने 2 साथियों के साथ बाहर निकला। वे तीनों ही ठीक से चल नहीं पा रहे थे। लक्ष्य बाहर, साथ में 2 लोग, दोनों नशे में हैं, अर्जुन ने बताया। अब प्रिया ने आदेश दिया, अंजलि, आसपास के सीसीटीवी को नियंत्रित करो। हाँ मैम, 5 मिनट के लिए सारे सीसीटीवी लूप पर हैं, इसी में काम करना होगा। जैसे ही विक्रम और उसके साथी एक सुनसान गली में मुए, सूबेदार बल्ली अंधेरे से निकले। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, बल्ली का महबूत हाथ उसके गले पर था और उसका मुंह बंद कर दिया गया था। विक्रम का शरीर ढीला पाट गया। उसी समय कैप्टन अर्जुन बाकी 2 लोगों के सामने आ गए। माज करना, हमें तुम्हारे दोस्त से कुछ काम है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अर्जुन के हाथ से एक फ्लैशबैंग ग्रेनेड फटा। एक तेमे धमाके और चकाचौंध करने वाली रोशनी ने उन दोनों को अंधा और बहरा कर दिया। वे चीखते हुए जमीन पर गिर पाए। इसी बीच प्रिया की काली वैन गली में आ गई। बल्ली ने बेहोश विक्रम को कंधे पर उठाया और वैन में फेंक दिया। यह सब महज 10 सेकंड में हो गया। लक्ष्य हमारे पास, हम निकल रहे हैं, प्रिया ने रिपोर्ट दी। वैन रात के अंधेरे में गाजियाबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री की ओर बढ़ रही थी। पीछे बल्ली विक्रम के हाथ पैर बांध रहा था और उसकी आंखों और मुंह पर पट्टी लगा रहा था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर बने एक पुराने कोल्ड स्टोरेज में भारी लोहे का दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी। अंदर घुटना भरी हवा और ठंड थी। विक्रम को ठंडे कंक्रीट के फर्श पर फेंक दिया गया। जब उसे होश आया तो वह पूरी तरह बंधा हुआ था और घोर अंधेरे में था। आक, कहां हूं मैं? तुम लोग कौन हो? उसकी दबी हुई आवाज निकली। तभी एक बर्फीली ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी। तुम कहां हो? यह जरूरी नहीं है विक्रम सिंह, जरूरी यह है कि तुम यहां क्यों हो और अब तुम्हारे साथ क्या होगा। यह मेजर प्रिया थी। वह अंधेरे में खड़ी थी। क्या तुम्हें अपने सारे गुनाह याद हैं या इतने ज्यादा हैं कि गिनती ही भूल गए? प्रिया के सवाल पर विक्रम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खोलो, वह चिल्लाया। लेकिन जवाब में सूबेदार बल्ली का एक जोरदार घूंसा उसके पेट पर पड़ा। लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। प्रिया धीरे धीरे उसके पास आई। उनके हाथ में एक तेबे चाकू था।
उन्होंने चाकू का ठंडा सिरा विक्रम के गाल पर फेरा। विक्रम ने मौत के डर को महसूस किया। शुरू करें तुम्हारे बाहुबली वाले दिनों से या उन बेचारे जूनियर्स की कहानी से जिन्हें तुमने सेना में तंग किया। प्रिया उसकी हर काली करतूत को एक एक करके गिनाने लगी, जो अंजलि उन्हें ईयरफोन पर बता रही थी। विक्रम हैरान था। यह औरत कौन है? यह मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती है? सिपाही रोहन वर्मा, याद है? यह नाम सुनते ही विक्रम का शरीर अकांप गया। तभी कैप्टन अर्जुन ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। सामने 3 नकाबपोश लोग थे और उनके पीछे अंधेरे में एक औरत की परछाई थी जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। प्रिया ने रोहन की चोट लगी तस्वीर विक्रम के चेहरे के सामने कर दी। यह देख, यह तुम्हारी कलाकारी है। विक्रम का चेहरा सैदपाज गया। वह समझ गया कि यह कोई मामूली लोग नहीं है। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। प्रिया की आवाज में कोई दया नहीं थी। या तो यहीं दर्द से मरो या जैसा हम कहें वैसी जिंदगी जियो। सूबेदार बल्ली ने विक्रम के कपड़े फांप दिए और उस पर बर्फीला ठंडा पानी डाल दिया। ठंड और डर से विक्रम कांपने लगा। माँ, कर दो, मुझे जाने दो, मैं कुछ भी करूंगा। वह रोने और गिंगिहाने लगा। अब तुम वही दर्द महसूस करोगे जो तुमने रोहन वर्मा को दिया है। इसके बाद जो हुआ वह विक्रम के लिए नरक था। उसे घंटों तक शारीरिक और मानसिक रूप से तोहा गया। यह क्रूर हिंसा नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से दिया गया दर्द और डर था। उसका सारा घमंड और अकंड टूटकर बिखर चुकी थी। सुबह होने से ठीक पहले प्रिया आखिरी बार अधमरे हो चुके विक्रम के पास गईं। ध्यान से सुनो विक्रम सिंह, तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। अगर जीना चाहते हो तो मेरी हर बात अपनी हड्डियों में उतार लो। पहला, आज के बाद अगर तुमने सिपाही रोहन वर्मा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। दूसरा, तुरंत इस यूनिट से निकलने का रास्ता ढूंढो। मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हो जाओ या कहीं और ट्रांसफर ले लो, लेकिन रोहन की नजरों से दूर हो जाओ। और तीसरा, आज रात यहां जो भी हुआ वह तुम्हारी कब्र तक तुम्हारे साथ जाएगा। अगर एक भी शब्द बाहर निकला तो न सिर्फ तुम बल्कि तुमसे जुही हर चीज खत्म हो जाएगी, समझे? विक्रम ने पागलों की तरह सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत का डर था। हम हमेशा तुम्हें देखते रहेंगे। यह कहकर प्रिया और उनकी टीम वहां से गायब हो गई जैसे कोई बुरा सपना हो। अगले दिन जब विक्रम अपनी यूनिट में लौटा तो उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। वह एक डरे हुए जानवर की तरह लग रहा था। उसने बहाना बनाया कि छुट्टी पर उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबसे पहला बदलाव सिपाही रोहन वर्मा ने महसूस किया। विक्रम ने लौटने के बाद एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि वह रोहन से बचकर रहने लगा। रातों की प्रताड़ना और धमकियां बंद हो गईं। कुछ ही हफ्तों में विक्रम सिंह ने गंभीर तनाव और मानसिक अस्थिरता का हवाला देते हुए मेडिकल जांच का अनुरोध किया। उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) का निदान मिला और उसे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया। वह हमेशा के लिए सेना और रोहन की जिंदगी कारकी में पाटीन की दूसरी में भी सीना से चला गया। 1 महीने बाद मेजर प्रिया शर्मा फिर से रोहन से मिलने गईं। इस बार रोहन के चेहरे पर रौनक थी और उसकी आंखों में शांति। मौसी, आप आ गईं, उसने पहले से कहीं ज्यादा खुशमिजाज आवाज में कहा। दोनों ने बहुत सारी बातें की। रोहन ने कभी विक्रम का जिक्र नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा सा एहसास था। रोहन जानता था कि उसकी इस शांति के पीछे उसकी मौसी का हाथ है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस अपनी मौसी का हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया मौसी, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने खुद हिम्मत से सब कुछ झेला है रोहन। वापस लौटते हुए प्रिया को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अपने भतीजे का शांत चेहरा देखकर उन्हें लगा कि वह कोई भी जोखिम उठा सकती हैं। ऑपरेशन शैडो हंट के बाद टीम के बाकी सदस्य अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। उन्होंने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और एक साझा राह था। समय बीता और रोहन वर्मा ने अपनी सेवा पूरी की। जिस दिन वह रिटायर हुआ, यूनिट के गेट पर मेजर प्रिया शर्मा उसका इंतजार कर रही थीं। सेना की जिंदगी ने उसे एक महबूत और आत्मविश्वासी इंसान बना दिया था। मौसी, रोहन दुआ कर उनके गले लग गया। प्रिया ने उसे गले लगाते हुए सोचा, अगर आज दीदी इंदा होती तो कितनी खुश होती। मेजर प्रिया शर्मा आज भी 9 पैरा SF की एक किंवदंती हैं। वह देश की रक्षा के लिए अनगिनत खतरनाक मिशनों पर जाती हैं,
लेकिन उस रात की याद उनके दिल में हमेशा हिंदा रहती है। वह जानती हैं कि उन्होंने कानून की सीमा लांघी थी, लेकिन अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वह फिर वही करेंगी। अपने परिवार की रक्षा और कुचले हुए न्याय को स्थापित करने के लिए वह किसी भी समय फिर से अंधेरे में उतरने को तैयार थीं। दुनिया में ऐसे अंधेरे कोने होते हैं जहां कानून की रोशनी नहीं पहुंचती, और कभी कभी उस अंधेरे से लालने के लिए किसी को खुद एक साया बनना पड़ता है। मेजर प्रिया शर्मा वही साया थीं। उनका शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक दुनिया में उनके जैसे लोगों को बचाने की जरूरत है, वह लौटती रहेंगी।